अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। सर। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद या इलेक्शन जीतने के बाद हम फर्स्ट शो कर रहे हैं, तो हम उधर से ही शुरू करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत को आप कैसे लेते हैं। दूसरा, रशिया के साथ जो है वो भी ट्रेड कर रहा है भारत, और कहा यही जा रहा है 2030 तक जो है वो $100 बिलियन की जो है वो एक तरह का ट्रेड आप लोगों का होगा। लेकिन साथ वहां पे वॉर भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन से पहले कहा था कि वो तमाम जंगों को रुकवाएंगे। क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? और इस तरीके से ट्रेड चलती रहेगी तो रशिया के साथ क्या अमेरिका को ये बात पसंद आएगी? हाँ बिल्कुल, देखो राजू, पहली बात आपने बोला कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है स्पेशली अमेरिका के अंदर, और काफी इम्पोर्टेंट जीत हुई है, क्योंकि 312 के करीब वो से मुकाबले में करीब करीब 267 के करीब है, जो कि कमला हैरिस है, जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है। तो जो स्विंग स्टेट थी साथ की साथ, वो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जीती, रिपब्लिकन ने। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से तीन चार चीजें जो इम्पोर्टेंट लगती हैं, जो उन्होंने, एक तो इंटरनल इकोनॉमी की बात की, वो बहुत इम्पोर्टेंट चाहते हैं। लोग चाहते हैं इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है अमेरिका की, वो ठीक होनी चाहिए। फिर इन्फ्लेशन की बात की, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है अमेरिका में लास्ट 4 साल में, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट था इलीगल माइग्रेशन। जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेशन बढ़ी है, और जिस प्रकार से एक प्रकार पूरी स्क्यूड हो रही है पॉपुलेशन यूएस की इलीगल माइग्रेंट से, वो भी कहीं ना कहीं स्टिक किया लोगों को। और इम्पोर्टेंट एक बहुत और चीज जो उन्होंने कही थी, जो कि एक इंटरनेशनल ऑडियंस को लगी, कि ये जो दो लड़ाइयां हैं, रशिया यूक्रेन लड़ाई और मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चली है, उसको वो बंद कराएंगे। और क्योंकि उनकी एक छवि है कि वो एक प्रकार से मैवरिक हैं, जो कहते हैं वो कर सकते हैं। तो फिर ऐसा लगा, एक तो इंटरनल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलीगल माइग्रेशन, लोगों को लगा कि ये बहुत ही ऐसे पहलू हैं जो जिनका इमीडिएटली कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और दूसरा, दोनों युद्ध के बारे में, जबकि इनका जो कैंडिडेट डेमोक्रेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, वो इस चीज को नहीं कह सके। इकोनॉमी के पास, उनके पास कोई इंपॉर्टेंट रोड मैप नजर नहीं आया। वो इस चीज को कैसे कहें कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट में हुआ है, उसमें इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, तो वो कैच 22 सिचुएशन में थी। उनका एक ही मुद्दा था, अबॉर्शन और वुमन राइट्स। हाँ, वो पॉइंट में उनको वोट मिली है, और कहीं ना कहीं उनको इससे फायदा हुआ है, मगर ओवरऑल फायदा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं जो वोटर्स को डोनाल्ड ट्रंप ये जस्टिफाई कर पाए कि वाकई अगर वो आते हैं प्रेसिडेंट, तो ही विल मेक अ डिफरेंस। और ये साफ दिखता है कि साथ की साथ जो स्विंग स्टेट्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जीती हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री प्राप्त की है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर, साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया के बहुत से लोग जो अमेरिका रहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त कैबिनेट आने वाली है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा डोमिनेट करेगा भारत अमेरिका में भी? देखो, सच्चाई है कि जो इंडियन अमेरिकन हैं, वो अच्छा बहुत कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। और अगर आप देखें कि जिस प्रकार से वो बिजनेस में, ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और सच्चाई है कि ज़्यादातर झुकाव इंडियन अमेरिकन का डेमोक्रेट की तरफ था। 2/3 जो डेमोक्रेट को वोट डालते थे, 1/3 रिपब्लिकन। मगर अब उसमें काफ़ी बदलाव आया है, और ऐसा लगता है कि जो अमेरिकन इंडियंस हैं, उन्होंने खुल के रिपब्लिकन कैंडिडेट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसको वोट दी है। और ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से इंडियन ओरिजिन के सेनेट हैं, रिपब्लिकन में भी अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है उनको आने वाले समय में काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप जब अनाउंस करते हैं, अभी तक तो उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के अलावा कोई बाकी अनाउंस नहीं की, मगर जो आप इशारा कर रही हैं उसकी तरफ, मुझे भी लगता है कि ऐसा होने वाला है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर, जिस तरीके से इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, या ईरान भी बीच में आप देखते हैं कभी कभी आ जाता है, क्या इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप रुकवा पाएंगे? क्या उनमें इतनी पावर है कि वो इसको रोक सकें?
बिल्कुल देखो, आरजू पहले हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं कि वो शायद ज्यादा आसान लगता है उस करना, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिस दिन वो आएंगे वो विद इन 24 आवर्स रशिया यूक्रेन लड़ाई को बंद कराएंगे, क्योंकि ये लड़ाई बंद कराना जो है उनको लगता है कि आसान है। पहली बात तो कहीं ना कहीं उनका जो मुद्दा है कि यूक्रेन को बहुत ज्यादा जो एड दी है अमेरिका ने, करीब करीब 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा, और अब ये फ्रोजन वार है, ये एक प्रकार के स्टेलमेट है, कोई ज्यादा एक प्रकार से ना रूस ना यूक्रेन कोई अब इस युद्ध के अंदर फर्क कर सकते हैं। अब ये सच्चाई से ये जो लड़ाई हुई है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी, अगर वो प्रेसिडेंट होते ये लड़ाई नहीं होने देते, मगर क्योंकि ये लड़ाई हो चुकी है और 18 से 20% जो इलाका है, जो स्पेशली डोनबास का डोनेट्स्क को लुहांस्क है जो, और जापोरिजिया और खारासोन, वो इलाका है रूस ने जीत लिया है, और क्रीमिया 2014 में उन्होंने एनेक्स किया था। तो अब सच्चाई है, क्या यूक्रेन इसको वापस ले सकता है? वो तो मुश्किल लगता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, चाहे कितने हथियार आप दे दें यूक्रेन को, वो लड़ता तो रहेगा, मगर वो वापस जो इलाका ले लिया है रूस ने, वो लेना बहुत मुश्किल है। चाहे यूक्रेन को परमिशन दे दी जाए कि वो मिसाइल यूज कर सकता है हिंडरलैंड में, जिस प्रकार से वो ड्रोन के हमले कर रहा है, उसने यस कुर्स के अंदर 12 से 15 किलोमीटर अंदर गया है और 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका जीता है, मगर इसके अलावा जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है तो धीरे धीरे रूस ही बढ़ रहा है, जो कि एक प्रकार से बढ़त प्राप्त कर रहा है ईस्ट यूक्रेन में, मगर यूक्रेन नहीं कर पा रहा, और यूक्रेन को जितने हथियार देते जाएंगे वो लड़ता रहेगा, मगर फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं ये लड़ाई अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट्स बहुत हाई हुए हैं, और कहीं ना कहीं यूक्रेन को बहुत ज्यादा हथियार और इक्विपमेंट दिया है, जो कि 160 बिलियन डॉलर, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे पड़ा है, इंटरनल इकोनॉमी यूएस की। वो कहते हैं ना कि जो टैक्स पेयर मनी है वो यहाँ यूज किए, तो वो चाहते हैं बंद हो। तो अब वो फार्मूला क्या देने की, ऐसा लगता है कि ये फार्मूला सुनने में आया, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि एक वो बफर जोन बनाए। जो बफर जोन है, जो इलाका रूस ने ले लिया, वो तो वापस मिलना बड़ा मुश्किल है अब की तारीख में, मगर बफर जोन आए रूस और यूक्रेन के बीच में, और कहीं ना कहीं 20 साल तक ये एक प्रकार से राइटिंग में कमिट किया जाए कि यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। ये ऐसा लगता है ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जिस प्रकार से रूस भी मानेगा और यूक्रेन को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन को समझना चाहिए कि ये फ्रोजन वार है, ये लड़ाई चलती रहेगी, इसमें पैसा खर्च होता रहेगा, यूक्रेन को नुकसान होता रहेगा, मगर यूक्रेन की इतनी काबिलियत नहीं है कि वो जो हारा हुआ इलाका दोबारा जीत ले, क्योंकि ऐसा लगता नहीं। तो मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन लड़ाई जो है वो बंद कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कुछ ऐसा ही सोल्यूशन देंगे बफर जोन का, और कि दोनों पहलू की तरफ ध्यान दिया जाए, रशिया भी एग्री करे और यूक्रेन भी एग्री करे। दूसरी जो और दूसरा ये प्रेशर डालते जा रहे हैं वो नेटो कंट्रीज में कि आपको 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। ये छोड़ दें कि अमेरिका जो है वो आपका गारंटर है और अमेरिका आके लड़ेगा आपके लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पैसा अमेरिका यूज करे वो इतना पैसा नहीं हो कि उसकी इम्पैक्ट एडवर्स पड़े अमेरिका में। तो ये भी नेटो के ऊपर भी उसने बहुत प्रेशर, और सभी कंट्री देख रही हैं इसको। अब जो बात आती है जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई हुई, वो जो लड़ाई है यही सच्चाई है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका जो झुकाव है वो इजराइल की तरफ रहा है, और वो उसके समय में अगर आप देखें आरजू, जो कैपिटल थी वो टेल अवीव से जेरूसलम गई थी, और गोलान हाइट को उन्होंने रेगुलाइज किया था कि ये एक प्रकार से इजराइल का हिस्सा है। तो प्रो इजराइल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई जो है, मुझे लगता है कि जब तक वो 20 जनवरी तक टेक ओवर करें, कहीं ना कहीं इजराइल को खुली छूट है और वो कुछ न कुछ करेंगे। लड़ाई के फैलने के चांसेस हैं आज की तारीख में, स्पेशली हिजबुल्लाह को लेके, क्योंकि हिजबुल्लाह और जो इजराइल है
अगर इजराइल ने 70 से 80 हजार लोग जो प्लान करके नॉर्थ इजराइल से इनको वापस लाना है, तो उसको जो हिजबुल्ला सदर्न लबनान में उसको धकेलना पड़ेगा सेंट्रल लबनान तक, और एक बफर जोन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उनको ग्राउंड इन्वेजन करना है। वो कर रहे हैं बहुत धीरे प्रोग्रेस, तो ये तो चलेगा, क्योंकि तब तक ये 70,000 के करीब जो प्लान कर सके नहीं आ पाएंगे। इसी प्रकार से वो ये कहते हैं हमास के ऊपर भी कि डिग्रेड किया है मिलिट्री कैपेबिलिटी और करें, और इसी प्रकार हिजबुल्ला से होती रिबल भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, वो अभी फायर स्टार्ट कर दिया, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी आने टाइम में उनको डिग्रेड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में प्रॉब्लम डाले। अब बात आती है ईरान और इजराइल की। क्या ईरान अब पलटवार करेगा? जो सुनने में आया कि भी तैयारी कर रहे हैं। देखो, अगर ईरान ने पलटवार किया तो फिर ईरान की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि फिर जो है इजराइल जो है बहुत जबरदस्त हमला करने वाला है ईरान पे, और अमेरिका खुल के उसके साथ आएगा। और ये भी सच्चाई है कि उससे फिर ये लड़ाई का दायरा भी बढ़ेगा, और ये लड़ाई सोच रहे हैं कि तो फिर कर क्या सकता है ईरान, क्योंकि ईरान भी कैच 22 सिचुएशन में है, क्योंकि अयातुल्ला अल खमानी जो है उन्होंने कह चुके हैं, और उसकी जो प्रॉक्सी हैं वो भी देख रही हैं कि ईरान का क्या एक प्रकार से रिएक्शन है, चाहे वो हिजबुल्ला है, होती रिबल है या हमास है। इसी प्रकार से जो मिलिशिया है सीरिया इराक में, इसी प्रकार से जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी डोमेस्टिक, वो भी तो ईरान कुछ तो करेगा, मगर मुझे लगता नहीं कि ईरान ऑल आउट कुछ ऐसा करे जिससे ये लड़ाई बढ़े। तो वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है कि अपने जो इराक में उसके जो मिलिशिया हैं और सीरिया में उनसे हमले कराएगा, करने के लिए करे, और लड़ाई ना बढ़े। मुझे लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब जिस प्रकार से कतार भी निकल गया है इस निगोशिएशन से। अगर आप देखें, वो कह रहा है जब तक आप सीरियस नहीं होते तो कोई नहीं, और दोहा से हिजबुल्लाह को पैकअप करने के लिए भी बोल दिया। तो सच्चाई यह है कि ये एक लगता है प्रैक्टिकल इशू है, ये होगा। जो बाइडेन अपनी 20 जनवरी से पहले चाहते हैं कि कोई ना कोई समझौता हो, वो एक लेगेसी छोड़ के जाए, वो होना तो मुझे लगता नहीं पॉसिबल है, मगर ये लड़ाई का दायरा ना बढ़े, इसलिए ये लगता है कि ईरान ऑल आउट वार ना करे इजराइल पे, और जिस प्रकार से पिछली बार किया था, अब वो अपने प्रॉक्सी से कराए, अपने मिलिशिया से कराए, जिससे ये लड़ाई का दायरा रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप टेक ओवर करते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ करके इसका भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड भी उन्होंने किया था। उनके पास एक काबिलियत तो क्षमता है, जब तक आप सभी देशों को लेके नहीं चलेंगे तब तक बात बनने वाली, क्योंकि ईरान और सऊदी के बीच में भी अब बहुत ज्यादा रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। अगर आप देखें, ईरान और सऊदी की नेवल एक्सरसाइज भी हो रही है अभी, इनके अंदर एक प्रकार से जो सॉफ्टनिंग अप हो रखी है, नहीं तो जो शिया सुन्नी का अंदर एक दरार थी वो उसमें भी कमी। तो मुझे लगता है वो सारी सिचुएशन देखते हुए ऐसा लगता है इसकी पूरी कोशिश होगी, और बृहस्पति की ये लड़ाई बढ़े नहीं, बृहस्पति की ईरान ऐसा कुछ ना करे जिससे इजराइल पलटवार करे, और फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ गया तो फिर बड़ा मुश्किल है आरजू ये लड़ाई रोकना। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर, अब पाकिस्तान के लिए पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब पाकिस्तान के लिए कुछ खास अच्छी यादें नहीं है हमारे पास। FATF में भी गए और भी कई चीजें हुई। इस बार आपको क्या लगता है कि कैसी टर्म्स रहेंगे पाकिस्तान और US के? मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मिलिट्री एड को बंद किया था जो $300 मिलियन के करीब थी। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान डबल क्रॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो भारत जो एक अलाई बना है अमेरिका का, और उसके साथ साथ ये जो पैसा देते हैं अमेरिका, वो फिर जिनसे लड़ रहा है US, उनको पैसा जाता है। तालिबान की तरफ इशारा था, तो ये डबल क्रॉस कर रहा है। तो इसलिए मिलिट्री एड उस टाइम बंद कर दी थी उन्होंने, पहले प्रेसिडेंट थे बिल्कुल बंद कर दी थी। उसके बाद काफी सख्ती से आए थे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उनको ग्रे लिस्ट पे भी डाला था। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में बहुत खटास आई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, और एक प्रेशर डाला था कि पाकिस्तान जो आतंकवाद है उसको बंद करे, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के साथ भी कर रहा था उसके ऊपर भी एक प्रकार उन्होंने ये इशारा किया था कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ये आतंकवाद को बंद करे। तो ये लगता है कि उसी माइंडसेट से दोबारा आएंगे। आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा,
मगर ये सच्चाई है कि आतंकवाद के अगेंस्ट है वो पूरा, टेररिज्म वो नहीं चाहते बढ़े, इसलिए पाकिस्तान को नकेल कसनी पड़ेगी। स्पेशली जो आतंकवादी वो भारत की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है, लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, अभी भी 150 से 200 के करीब आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बर्फ पड़ने से पहले, पासिस बंद होने से पहले अंदर आए। हाँ, ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान खुद एक आतंकवाद का विक्टिम है, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए किसी हद तक। मगर सवाल यही उठता है कि यह आतंकवाद शुरू किसने किया? ये खुद क्रिएट किया और अब उसके विक्टिम है, तो वो बात बनती नहीं। तो सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने पे पाकिस्तान को हिट होगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं इमरान खान जेल में है, उसकी तरफ उनका नजरिया क्या होगा, ये भी, क्योंकि इमरान खान के साथ भी शायद वो सॉफ्ट हो सकते हैं। सर पाकिस्तान, आपने खुद भी जैसे कहा कि ठीक है, पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया जो इस तरह के लोग थे जो टेररिज्म करते थे या कोई भी चीज दूसरे के यहाँ जाकर अटैक करने वाली बात, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी हो, बीएलए हो, और कई तरह के, आपने अभी रिसेंटली देखा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पे भी ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फोर्सेस ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, बड़ा मुश्किल है, ये सच्चाई है। दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो बहुत सक्रिय है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो पश्तून हैं, वो चाहते हैं कि ये पश्तून का इलाका अफगानिस्तान से मिले। ये भी सच्चाई है, तालिबान की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उससे उसको टीटीपी से मदद मिल रही है। टीटीपी की जो बेसिस हैं वो अफगानिस्तान में भी हैं, और अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने साफ सुथरे शब्दों में बोला वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो टीटीपी जो है एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, और वो बढ़ती जा रही है स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में। अब बात आती है बीएलए की। देखो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो एक थोड़ी सी अलग है। उसमें ये है कि वो कहते हैं कि हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 1948 में स्पेशली कलात का जो इलाका है उसको जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जे में किया था, पाकिस्तान की आर्मी ने, और वो तब से जो है कभी भी रिकंसाइल नहीं किया कि पाकिस्तान का हिस्सा। और पाकिस्तान ने भी इस इलाके को, बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट किया। देखो, बलूचिस्तान एक सबसे बड़ी प्रोविंस है पाकिस्तान की, 40% लैंड मास है, मगर सबसे ज्यादा रिच है वो मिनरल में, चाहे वो गैस है, ऑयल है, आपका कॉपर, जिंक और आयरन है। मगर ज्यादातर ये एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान दूसरी स्टेट में इसका इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान की जो फौज है उसने काफी ह्यूमन राइट वायलेशन भी किए हैं। बलूचिस्तान में 10,000 के करीब यूथ भी वहां से गायब हैं। तो ऐसे में वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान की फौज है वो इनको ऊपर एक प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह बलूचिस्तान को ट्रीट कर रहा है, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जब से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है तब से प्रॉब्लम क्या हुई है कि उनको लगता है कि पहले तो पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट करता था, अब चीन भी करने लगा, क्योंकि ये जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं सी पैक में वो सारे के सारे चाहे उनके टेक्नीशियन इंजीनियर चीनी है, इसका जो फायदा भी चीन को होगा। ग्वादर पोर्ट जो बना है वो उसको मिलिट्री पोर्ट बना दिया है, उसके अंदर जो मुछावरे जाते थे स्पेशली आपके बलूचिस्तान से, वो सी में नहीं जा सकते। तो ओवरऑल अब ऐसा लगता है कि बीएलए हमला कर रही है पाकिस्तान की फौज पे, और कुछ लोग जो कि अदर देन बलूचिस्तान आए, स्पेशली पंजाब के, वो सोचते हैं कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बलूचिस्तान में। अब इसको कैसे कंट्रोल करेगा पाकिस्तान, बड़ा म्यूट क्वेश्चन है, ये समय बताएगा। मगर वाकई बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, और आज की तारीख में चीन ने एक वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को कि अगर उनके टेक्नीशियन और इंजीनियर को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर इसका इंजाम बड़ा बुरा होगा और वो अपनी फौज भेजेंगे। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में बीएलए काफी सक्रिय है बलूचिस्तान में, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो काफी सक्रिय है खैबर पख्तूनख्वा में। अब कैसे करेंगे, इन्होंने ऑपरेशन किया, ऑल आउट ऑपरेशन कर रखी पाकिस्तान की आर्मी ने, मगर सक्सेस इतनी खास मिली नहीं है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का डबल चेहरा है, अब जो आतंकवादी इनको हिट कर रहे हैं उनको तो ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं, जो आतंकवादी
भारत की तरफ भेज सकते हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन उनको गुड टेररिस्ट है। अगर ये कहें कि भाई अब उन्होंने आतंकवाद का साथ छोड़ दिया, तो फिर ये 150 से 200 आतंकवादी लॉन्च पैड पे क्या कर रहे हैं? ये कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो ISI है वो नहीं चाहती भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हों। अगर आप पूरे के पूरे लॉन्च पैड बंद कर दें, ट्रेनिंग एरिया बंद कर दें, तो कल बहुत अच्छी रिलेशन हो सकते हैं भारत के। क्योंकि भारत ने तो साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि टेररिज्म और बातचीत इकट्ठी नहीं चल सकती। रिलेशन जब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक टेररिज्म बंद। तो जब तक आप आतंकवाद पे नकेल नहीं कसेंगे, ये लॉन्च पैड को बंद नहीं करेंगे, ट्रेनिंग एरिया नहीं करेंगे, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे जो आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। और जैसा बताया कि TTP और BLA के साथ भी काफी प्रॉब्लम है आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर सिर्फ भारत से ही नहीं, सारी दुनिया के साथ जो है वो टर्म्स अगर बेहतर करने हैं तो पाकिस्तान को बहुत सीरियस होकर इस इशू के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया है। होप कि जल्दी फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।